गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पिछली क्लास में जो हमने बात की वो ओम के नियम के बाद में प्रतिरोध की निर्भरता की बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं प्रतिरोधों का संयोजन। वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधों का संयोजन का मतलब जोड़ना। आपको चालक तार दिए हुए हैं या चालक तार या प्रतिरोध दिए हुए हैं, 3 प्रतिरोध 4 प्रतिरोध जितने भी हमको दिए हैं, उनका संयोजन 2 प्रकार से किया जा सकता है। एक संयोजन जो है उनको 2 प्रकार से जोड़ा जा सकता है। एक श्रेणी क्रम संयोजन है और दूसरा है समांतर क्रम संयोजन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं श्रेणी क्रम संयोजन की। और श्रेणी क्रम में प्रतिरोध जो है उनको किस प्रकार जोड़ा जाता है कि प्रतिरोध जो है उनको इस प्रकार से जोड़ा जाता है कि प्रतिरोधों का सिरा जो है, जैसे मान लो हमको 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, एक चालक प्रतिरोध या चालक तार ये दिया हुआ है, ए भी मान सकते हैं इसको। दूसरा चालक तार या प्रतिरोध ये दिया हुआ है और तीसरा चालक तार जिसका ये दिया हुआ है। 3 चालक तार दिए हैं जिनका प्रतिरोध जो है R1 है, इसका R2 है और इसका R3 है। तो इनको किस प्रकार जोड़ा जाए कि इसका A ये इसका B सिरा हो गया, इसका C इसका D सिरा हो गया, इसका E और इसका F सिरा हो गया। तो इनको इस प्रकार जोड़ा जाए कि इसके B सिरे से दूसरे प्रतिरोध का C सिरा जुड़ा हुआ हो। इस प्रतिरोध का D सिरा को E से जोड़ दिया जाता है और A और F जो सिरे होते हैं इनको किससे जोड़ दिया जाए? अगर बैटरी से जोड़ दिया जाए, ये कुंजी हो गई, इस तरीके से जोड़ दिया जाए तो परिपथ जो है, इस परिपथ का तो यहाँ पर जो श्रेणी क्रम संयोजन में हमने जोड़े हैं प्रतिरोधों को इस प्रकार जोड़ते हैं कि यहाँ से जो धारा निकलेगी इस तरीके से I धारा निकलती है। मान लो बैटरी B से, ये कुंजी K है, तो यहाँ पर भी धारा आई जाएगी, इसमें भी यहाँ से यहाँ पर भी धारा आई जाएगी और यहाँ पर भी धारा आई जाएगी और ये धारा वापस I के रूप में ये आ गई हो गई। तो इनमें धारा का मान जो है वो समान जा रहा है। जो प्रतिरोध जो है अगर एक कनेक्शन यहाँ से काट दिया जाए तो आगे का कनेक्शन रुक जाता है। किसमें? श्रेणी क्रम में, क्योंकि आगे धारा प्रवाहित नहीं होती है, क्योंकि परिपथ जो है विच्छेद हो जाता है। परंतु इनमें विभवांतर का मान जो होगा वो अलग अलग होगा। अर्थात यहाँ पर हमने एक वोल्ट मीटर V1 जुड़ा हुआ है, उससे विभवांतर ज्ञात करेंगे। इसमें विभवांतर जो है V2 के द्वारा ज्ञात करेंगे और इसमें विभवांतर हम V3 के द्वारा ज्ञात करते हैं। तो अलग अलग ये, क्योंकि विभवांतर का मान अलग अलग होता है। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो है उस श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध जो है 3 प्रतिरोधों को जोड़ा गया है, जिसमें AB प्रतिरोध का B सिरा CD प्रतिरोध के C सिरे से तथा D सिरा E सिरे से जुड़ा हुआ रहता है, तथा A और B जो है A बैटरी के धन टर्मिनल से और F सिरा जो है बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा होता है। श्रेणी क्रम संयोजन में जो परिपथ में धारा I प्रवाहित, अर्थात इनमें धारा का मान समान रहता है। यहाँ पर अगर अपन लिखें श्रेणी क्रम संयोजन में धारा का मान समान रहता है, अर्थात परिपथ में I धारा प्रवाहित हो रही है
परंतु विभवांतर जो है उसका मान अलग अलग रहता है। यहाँ पर विभवांतर का मान अलग अलग रहता है। विभवांतर का मान अलग अलग रहता है। तो यहाँ पर V1, V2, V3 ये विभवांतर होंगे जिनका मान अर्थात प्रतिरोध जो AB जो है उसकी सिरों के मध्य विभवांतर V1 के द्वारा नापा जाएगा, इसके सिरों के मध्य विभवांतर V2 के द्वारा और इसके सिरों के मध्य विभवांतर V3 के द्वारा नापा जाता है। तो यहाँ पर कुल प्रतिरोध अगर अपन को निकालना है, यहाँ पर तो अगर अपन को क्या दिया हुआ है यहाँ पर ओम के नियम से, तो यहाँ पर अलग क्या क्या है, V1 का मान देखते हैं तो V1 जो है वो क्या हो जाएगा, धारा का मान समान रहेगा, R1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि इसके सिरों के मध्य विभवांतर, ये समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। V2 बराबर IR2 हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। और V3 बराबर क्या हो जाएगा, IR3, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। यदि परिपथ का कुल विभवांतर, यदि परिपथ का कुल विभवांतर V है, तो V रहेगी तो बताओ V बराबर क्या हो जाएगा, V1 प्लस V2 प्लस V3। परिपथ का कुल विभवांतर V है तथा कुल धारा I है, तो तथा कुल धारा I है, तो अब बताओ V बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर IR हो जाएगा, कुल धारा I है, तो तथा परिपथ का यहाँ लिख सकते हैं अपन, तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध R है। तो अब बताओ, देखा कुल धारा दिया हुआ है तो ओम के नियम से क्या हो जाएगा, IR हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्योंकि V बराबर क्या रहेगा, IR। V1 और V2 और V3 का मान कहाँ से लिखेंगे, समीकरण 1, 2, 3 से। तो समीकरण 1 से V1 का मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, IR1, V2 का मान रखेंगे तो IR2 और V3 का मान रखेंगे तो IR3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो IR की बात करते हैं तो IR बराबर तीनों में I कॉमन है, तो यहाँ पर R1 प्लस R2 प्लस R3 बचेगा। तो I से I कट जाएगा तो R बराबर क्या आ जाएगा कि R1 प्लस R2 प्लस R3। तो श्रेणी क्रम संयोजन जो है, उस श्रेणी क्रम संयोजन का कुल प्रतिरोध जो है वो जो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए रहते हैं उन प्रतिरोधों का जो योग होगा वही क्या कहलाएगा, इनका कुल प्रतिरोध कहलाएगा। तो कुल प्रतिरोध जो है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये R मान लिया अपन ने, ये बैटरी, ये कुंजी, ये कुल प्रतिरोध का परिपथ चित्र हो जाएगा। यहाँ से धारा आई तो इसमें भी धारा आई जाएगी, नहीं जाएगी। तो इस तरीके से यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध जो है ये बैटरी भी हो जाएगी, ये कुंजी की हो जाएगी। तो यहाँ पर ये कुल प्रतिरोध क्या है, R है। तो इस R का मान जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगा कि जो श्रेणी क्रम संयोजन में जितने प्रतिरोध जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो श्रेणी क्रम संयोजन में चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4, कितने भी प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो उनका जो कुल योग जो होगा उन प्रतिरोधों का, वही उस परिपथ का कुल प्रतिरोध होगा। तो कुल प्रतिरोध R का मान डिपेंड करेगा R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये इसका तुल्य प्रतिरोध या कुल प्रतिरोध है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में परिपथ का कुल प्रतिरोध क्या रहेगा, में
परिपथ का कुल प्रतिरोध। तो कुल प्रतिरोध का सूत्र व्युत्पन्न हुआ नहीं हुआ अपना, तो यहाँ क्या आ जाएगा, R1 बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 डैश डैश RN बोल सकते हैं। अगर जितने भी प्रतिरोध जुड़े हैं, चाहे 2 जुड़े हुए हैं, चाहे 4 जुड़े हुए हैं, चाहे 8 जुड़े, कितने भी प्रतिरोध जो हैं वो जुड़े हुए हैं कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में, तो उन प्रतिरोधों का कुल जो योग जो होगा वही उस परिपथ का कुल प्रतिरोध कहलाएगा। मेरी बात समझ में आ गई क्या? तो ये था हमारा श्रेणी क्रम संयोजन का में परिपथ का कुल प्रतिरोध। अब दूसरा बात करते हैं, यहाँ पर समांतर क्रम संयोजन की बात करेंगे। तो समांतर क्रम संयोजन जो है उसमें प्रतिरोध जो है वो कौन, यहाँ पर कौन से क्रम में जोड़ेंगे, ये श्रेणी क्रम में था। श्रेणी क्रम जो है उसमें धारा का मान समान होगा, परंतु विभवांतर का मान जो है तीनों में अलग अलग होता है, चाहे 3 जुड़े हुए हैं, 4 जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर अगर एक का संयोजन कट जाता है बैटरी से तो सबका ही संयोजन कट जाता है। दूसरा जो है वो है समांतर क्रम संयोजन। समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं तो श्रेणी क्रम संयोजन में सबको अपन ने क्या कर दिया, टोटल कर दिया, तो उच्चतम प्रतिरोध हो गया हो। समांतर क्रम संयोजन में क्या किया जाता है, जो प्रतिरोध जो होते हैं, जैसे मान लो हमको 3 प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, एक प्रतिरोध ये दिया हुआ है AB, दूसरा प्रतिरोध क्या दिया हुआ है CD, और तीसरा प्रतिरोध जो है हमको ये दिया हुआ है EF। ये 3 प्रतिरोध जुड़ दिए हुए हैं, तो तीनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में कैसे जोड़ा जाता है कि तीनों का एक एक सिरा एक साथ क्या कर दिया जाता है, मेल कर दिया जाता है, अर्थात जोड़ दिया जाता है। तीनों को ये जोड़ दिया, नहीं जोड़ दिया, और इन तीनों को एक साथ जोड़ दिया, इन तीनों को क्या जोड़ दिया, एक साथ जोड़ दिया। अब इन तीनों का ये सिरा जो है, इस सिरे को किसके साथ जोड़ेंगे, बैटरी के साथ। ये कुंजी लगा दी हमने, ये इसका दूसरा सिरा, अर्थात इन तीनों प्रतिरोध जो हैं उन ये R1 प्रतिरोध रहेगा, ये R2 है, ये R3 है इनका प्रतिरोध। तो इन तीनों प्रतिरोधों का एक एक सिरा बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ा हुआ है और दूसरा सिरा डायरेक्ट बैटरी के ऋण टर्मिनल से जुड़ा हुआ है। यहाँ से सपोज करते हैं कि धारा I प्रवाहित रहती है, होती है, निकलती है, तो ये धारा I जाकर यहाँ पर ये धारा जो है 3 भागों में बढ़ जाएगी। यहाँ पर I1 हो जाएगा, यहाँ पर I2 हो जाएगा, यहाँ पर I3 हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पर धारा का मान जो है वो अलग अलग है या नहीं है, और धारा का मान अलग अलग होगा तो इसमें धारा I जाएगी, इसमें धारा I2 जाएगी। तो यहाँ पर जो है एमीटर हमको अलग अलग, इसमें धारा नापने के लिए यहाँ पर एमीटर लगाना पड़ेगा, इसमें धारा नापने के लिए इसमें एमीटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा, इसमें धारा नापने के लिए इसमें एमीटर यहाँ पे लगाना पड़ेगा। ये बात क्लियर। तो यहाँ से धारा निकलकर ये धारा वापस क्या हो जाएगी, I हो जाएगी। तो यहाँ पर जो धारा का मान क्या है, तीनों प्रतिरोधों में अलग अलग है, परंतु विभवांतर का मान देखेंगे तो तीनों प्रतिरोध जो है उनमें विभवांतर का मान समान होगा, जिससे किसके द्वारा एक वोल्ट मीटर जो लगाया जाता है, वोल्ट मीटर कौन से क्रम में लगाएंगे, समांतर क्रम में। इस तरीके से यहाँ पर वोल्ट मीटर के द्वारा विभवांतर का क्या किया जाता है, मापन किया जाता है। तो यहाँ पर अगर समांतर क्रम संयोजन की बात करते हैं तो समांतर क्रम संयोजन में धारा का मान अलग अलग रहता है। तो समांतर क्रम संयोजन में विभवांतर का मान समान
व विद्युत धारा का मान अलग अलग होता है। तो यहाँ पर विद्युत धारा का मान क्या रहेगा, अलग रहेगा। तो अगर मान लो अपन को विद्युत धारा का मान अलग है तो प्रतिरोध, अगर अपन देखते हैं प्रतिरोध R1 में धारा का मान क्या हो जाएगा, R1 में धारा का मान तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, प्रतिरोध में धारा का मान बात करते हैं तो ओम के नियम से ओम साहब क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि I1 बराबर जो है, क्योंकि ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर IR। तो बताओ I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, ये है ओम का नियम। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V का मान समान है और R1 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो ये V1 में ये समीकरण नंबर 1 हो गया। प्रतिरोध अगर अपन बात करते हैं, प्रतिरोध R2 में धारा का मान, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा I2, तो I2 बराबर क्या हो जाएगा, BR2 बराबर समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। अगर अपन बात करते हैं आगे प्रतिरोध R3 में धारा का मान, R3 में धारा का मान है तो ये क्या हो जाएगा, I3 बराबर V अपॉन R3, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। तो हमारे तीनों में क्या आ गया, धारा का मान आ गया, नहीं आ गया। अब यदि परिपथ में कुल धारा आई है, विभवांतर हमको दिया हुआ है V और परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना है, R है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं यदि परिपथ में कुल धारा आई है तथा विभवांतर V है तो है तथा परिपथ का कुल प्रतिरोध R है तो अपन को तीनों चीज यहाँ पर अपन ने मान लिया कि परिपथ में कुल धारा I प्रवाहित हो रही है, इनका तीनों का कुल प्रतिरोध वो क्या है, R है, और इनका कुल विभवांतर जो है हमको दिया हुआ है वो कितना है, V है। तो यहाँ पर अपन ओम के नियम से बात कर सकते हैं। तो परिपथ जो है, परिपथ का कुल धारा तो बताओ I बराबर क्या हो जाएगा, I1 प्लस I2 प्लस I3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर समीकरण नंबर, क्योंकि कुल प्रतिरोध जो है वो तो R है और विभवांतर तो I बराबर क्या हो जाएगा, V बटा R हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 1, 2 और 3 से तो ये क्या हो जाएगा, B बटा R1 प्लस B बटा R2 प्लस B बटा R3 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर V बटा R बराबर क्या हो जाएगा, V कॉमन आ सकता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3, ये हो गया। तो V से V कट जाएगा तो यहाँ पर क्या बच गया, 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये इसका कुल प्रतिरोध आ गया, नहीं आ गया।
तो समांतर क्रम संयोजन जो है इसमें प्रतिरोधों का जो अपन ने आया है 1/R1 + R2 + 1/R3। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन में जो अंतर आ रहा है वो श्रेणी क्रम संयोजन में तो R1 + R2 + R3 है कुल प्रतिरोध। यहाँ पर जो कुल प्रतिरोध जो रहेगा 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। अर्थात परिपथ में श्रेणी क्रम में अगर युक्तियाँ जुड़ी हुई है, प्रतिरोध जुड़े हुए हैं, तो उनका प्रतिरोध जो होगा वो उच्चतम होगा। क्या होगा? प्रतिरोध उच्चतम होगा तो धारा का मान कम होगा। और यहाँ पर अगर युक्तियाँ या चालकता प्रतिरोध जुड़े हुए हैं तो यहाँ पर जो है प्रतिरोध का मान क्या होता है? निम्नतम होगा। और प्रतिरोध का मान निम्नतम होगा तो धारा का मान क्या होगा? ज़्यादा होगा, नहीं होगा। तो धारा के परिपथ में धारा के मान को अधिक करने के लिए युक्तियाँ कौन से क्रम में लगाई जाएगी? समांतर क्रम में। दूसरी बात, समांतर क्रम में अगर एक युक्ति को अपन ये मान लो यहाँ पर ये प्रतिरोध क्या हो गया? खराब हो गया। अब धारा इसी में तो नहीं जाएगी, इसमें तो जाएगी, इसमें तो जाएगी। मतलब यहाँ पर एक उपकरण खराब हो जाता है तो और उपकरण चालू रहेंगे, परंतु श्रेणी क्रम में अगर एक उपकरण खराब हो गया तो अन्य परिपथ जो है, अब परिपथ क्या हो जाएगा? विच्छेद हो जाएगा। और परिपथ विच्छेद हो जाने से अन्य उपकरण या अन्य प्रतिरोध जो है उनमें धारा प्रवाहित नहीं होगी। मेरी बात समझे? तो यहाँ पर जो समांतर क्रम संयोजन है इसमें प्रतिरोध क्या होता है? निम्नतम होता है। और श्रेणी क्रम संयोजन में प्रतिरोध उच्चतम होता है। तो यहाँ से हम प्रतिरोधों को जोड़कर समांतर क्रम संयोजन में और श्रेणी क्रम संयोजन में हमको दिए हुए हैं, तो हम यहाँ से कुल प्रतिरोध या तुल्य प्रतिरोध भी इसको कहा जाता है, ये मान ज्ञात कर सकते हैं। क्लियर? तो अब इनके बेस पे जो न्यूमेरिकल होंगे वो अच्छे न्यूमेरिकल, क्योंकि या तो ये आता है समीकरण सूत्र व्युत्पन्न करना, या फिर आते हैं इसके आधार पर न्यूमेरिकल। जो न्यूमेरिकल इजी रहते हैं। क्लियर?